हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जॉन टेक कॉलेज क्लासेज में। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक। वहाँ पे क्या डेफिनेशन पढ़ी जाती थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टैटिक चार्ज। ओके, यहाँ पे चार्ज क्या रहता है? स्टैटिक रहता है। ओके, पर हम यहाँ पे थोड़ा इसको एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टैटिक चार्ज। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या है? चार्ज। स्टैटिक का मतलब समझते हैं हम, जो फिक्स्ड हो, एक जगह ठहरा हुआ हो, उसे बोलते हैं स्टैटिक। अब हमें पढ़ना है चार्ज क्या होता है। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें इंजीनियरिंग बेसिस पे तो क्या होती है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, उसकी स्टडी को ही, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, फोर्स, इलेक्ट्रोफील्ड इंटेंसिटी, ये सब पढ़ेंगे। उन सब का की कंप्लीट स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, अब दो स्टैटिक चार्ज रखे हुए हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो हम देखेंगे कि फोर्स का टाइप क्या है, फोर्स किस नेचर का है, वो फोर्स की वैल्यू कैसी है। ठीक है, द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडीज आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी नेचर किस पे डिपेंड करती है। ओके, तो हमें क्या क्या पढ़ना है? चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और फोर्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज क्या होता है? ओके, चार्ज की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ ए फिनोमिना बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स, और फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। और अगर हम सब प्रैक्टिकल एग्जांपल लें कि चार्ज होता क्या है, तो अगर हम पेन को अपने सर पे ऐसे घिसते हैं तो क्या होता है? इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। फिर हम अगर इसको पास में लेके जाते हैं तब क्या होता है? हमारे बालों में मूवमेंट होता है। तो वो सब क्या होता है? चार्ज के कारण होता है, क्योंकि पहले ये चार्ज नहीं था। जब हमने इसको घिसा ना, तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया और हमारे बालों में भी कुछ चार्ज होगा। तो ये इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या हो सकता है? आइदर अट्रैक्टिव और आइदर रिपल्सिव। ओके, अब हम चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ओके, अब बात करते हैं, अगर दो चार्ज दोनों पॉजिटिव नेचर के हो, मतलब दोनों क्या हो? लाइक चार्ज हो, तो क्या होगा? वही दूसरे को रिपेल करेंगे। इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ना, वो क्या होगा? रिपल्सिव नेचर का होगा। ओके, और अगर चार्ज नेगेटिव होंगे दोनों, तब भी क्या है? दोनों लाइक चार्ज है, दोनों चार्ज एक जैसे हैं, तो इनमें भी क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर खिसकाएंगे। ओके, और अगर हम बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक चार्ज हमारा क्या है? पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव है। तो इन दोनों में क्या ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनमें क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा इनमें। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब चार्ज को समझने के लिए हम सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम। एटम के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये हमारा कोई एटम है, उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? एक तो क्या होता है? प्रोटॉन, और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन। ओके, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या डिपेंड करती है कि कौन सा एटम ले रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। हम उन सब में नहीं जाएंगे, हमारा मेन फोकस है चार्ज पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक तो क्या है? इलेक्ट्रॉन, एक क्या है? प्रोटॉन, और एक क्या है? न्यूट्रॉन। इनसे क्वेश्चन बनते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है, ये आगे भी, ये न्यूमेरिकल में भी काम आती है और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। आपको याद रखना है कि नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ओके, अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन पे चार्ज तो इतना होता है पर पॉजिटिव नेचर का होता है, मतलब +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, ये चार्ज होता है इस पे। ओके, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, ये तो हो गया सिंपल, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, न्यूट्रॉन पे कितना। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या जाता है कि आपको टोटल चार्ज निकालना होता है किसी पार्टिकुलर एटम का, कार्बन का, नाइट्रोजन का। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है Q = NE। ओके, जहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज। ओके, N क्या है, उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ओके, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, अब ये हमारी क्वेश्चन है, इससे हम क्या क्या कह सकते हैं, अगर चार्ज की डेफिनेशन हमें लिखनी हो इस इक्वेशन से तो हम क्या कहेंगे, मैथमेटिकली वी कैन से दैट टोटल चार्ज इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास उस एटम का टोटल चार्ज आ जाएगा। ओके, ये लिखा हुआ है इसमें, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उस एटम में उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस एटम का टोटल चार्ज मिल जाएगा। ओके, ये तो बात होगी चार्ज की हमारी। ओके, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई चार्ज है, मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे कोई Q। ओके, तो होता क्या है, इसके चारों तरफ ऐसे इमेजिनरी लाइंस मानी जाती है जिनको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। ओके, और इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइनें जहाँ तक होगी ना वहाँ तक एक क्या हो जाता है, फील्ड बन जाता है। अगर यहाँ पे हम कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो इस चार्ज के कारण उस पर एक फोर्स लगेगा। ओके, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज के आसपास का जो फील्ड होता है जहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस रहता है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये इस पे, उस चार्ज पे आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ओके, अगर डेफिनेशन की बात करें तो एरिया अराउंड ए चार्ज, एरिया अराउंड ए चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के आसपास का एरिया जहाँ पे दूसरे चार्ज पे क्या होता है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है वो चार्ज, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, जैसे ये चार्ज है, ऐसे कोई दूसरा चार्ज होगा यहाँ पे तो उसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब दूसरी बात ध्यान रखने की क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटर होगी, ये लाइनें बाहर की तरफ जाएगी चार्ज से। ओके, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगी, अंदर की ओर आएगी। ये आपको याद रखना है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे पर मैंने आपको यहीं बता दिया कि नेगेटिव चार्ज में जो ये लाइन्स ऑफ फोर्स होती है ना वो अंदर की तरफ होती है, और पॉजिटिव चार्ज में क्या होती है, आउटवर्ड होती है, इसमें इनवर्ड होती है। इसमें क्या होती है, आउटवर्ड, और इसमें क्या होती है, इनवर्ड। इसमें अंदर की तरफ होती है और इसमें क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमने चार्ज पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, अब हमें फोर्स पढ़ना है। हमें ये तो पता लग गया कि फोर्स दो नेचर का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ,
कुलाम्स लॉ का यूज़ क्या है? कुलाम्स लॉ किस काम आता है? फोर्स निकालने के लिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज कैलकुलेटेड बाय कुलाम्स लॉ। कुलाम्स के लॉ के द्वारा हम उस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो कुलाम साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो चार्ज को कंसिडर किया, Q1 एंड Q2, और उनके बीच में उन्होंने डिस्टेंस माना कि क्या D है। ओके, तो उन्होंने क्या देखा कि उन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। और क्या होता है? उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने ये पाया। क्या पाया उन्होंने पाया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, जैसे हमने मान लिया ये कोई चार्ज है Q1 और ये कोई चार्ज है Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? D। तो ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा। ओके, तो वो फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के और दोनों चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। ओके, इससे हम ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये प्रोपोर्शनलिटी को का साइन हटाएंगे इसको। तो हमने मान लिया कि ओके Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर और AR, ये क्या है? डायरेक्शनल, क्योंकि F बार का मतलब क्या हुआ इसका? कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। पर वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो यहाँ भी क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन होगी एक पार्टिकुलर, उसको हम आगे देखेंगे। तो इसलिए मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया AR। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, X में हो सकती है, Y में हो सकती है, Z में हो सकती है, उसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो F क्या हो गया? ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर AR का बार। ओके, AR कैप। अब K की बात करते हैं। वहाँ पे K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके, K की वैल्यू ये होती है। पर एयर के लिए हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो K की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये होती है K की वैल्यू, ये आपको याद रखनी है। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी। इसकी यूनिट एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी क्या है? दो यूनिट है, एक तो फैराड पर मीटर और एक क्या है? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपको याद कर लेनी है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? एफ फैराड पर मीटर और कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी यूनिट पूछा जाती है आपसे एग्जाम में कि रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ओके, इसकी कोई यूनिट क्यों नहीं होती? क्योंकि एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर की यूनिट क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी यूनिट क्या होती है? फैराड पर मीटर, और इसकी भी क्या होती है? फैराड पर मीटर। कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ओके, एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती। तीसरा पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आपको याद में रखना है। ये वैल्यू भी डायरेक्ट एग्जाम पूछी जाती है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। ओके, अब हम ये वैल्यू फोर्स के फॉर्मूले में रखते हैं।
तो हमारा फोर्स क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर AR का कैप। ओके, अब हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻12। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में इसकी वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9। इस पूरी टर्म की वैल्यू आएगी ये 9 इंटू 10⁻9। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर AR कैप। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, फोर्स क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर AR कैप न्यूटन, इसकी यूनिट होती है। ओके, अब हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा, जब दो अनलाइक चार्ज होंगे ना तो उनमें फोर्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि फोर्स कैसे वर्क करता है। ओके, जैसे ये हमारा क्या है, कोई Q1 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये हमारा क्या है, Q2, ये भी हमने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया। ओके, तो Q1 पे Q2 क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और दोनों चार्ज क्या है, सेम है, तो वो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। कहने का मतलब ये है कि Q2 Q1 को दूर धकेलेगा। ओके, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, बाहर की तरफ। तो ये क्या होगा, F1। F1 क्या होता है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। Q2 के द्वारा Q1 पे लगाया गया फोर्स क्या है, F1। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। ये इसको दूर धकेलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम नेचर के, दोनों क्या हमने पॉजिटिव कंसिडर किए हैं। ऐसे ही क्या होगा, Q1 भी Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, उसको मान लिया हमने क्या होगा, F2। ओके, और Q1 क्या है, पॉजिटिव, और Q2 भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा इनमें, और ये इसको दूर धकेलेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी। ठीक है, और यहाँ पे F2 क्या है, चार्ज Q2 पे Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक चार्ज हम लेते हैं पॉजिटिव और दूसरा लेते हैं नेगेटिव। ओके, ये क्या है, Q1 और ये क्या है, Q2। अब एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ओके, कहने का मतलब ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो Q1 पे Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर, F2। F2 क्या है, Q2 पे Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स। ओके, Q1 Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही Q2 के द्वारा Q1 पे लगाया गया फोर्स क्या होगा, F1। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, क्योंकि ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ये F1 है और ये F2 है। F1 क्या है, Q1 पे Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स, और F2 क्या है, Q2 पे Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स। ओके, जैसे पॉजिटिव के लिए ना, वैसे नेगेटिव के लिए हो जाएगा। जैसे हमने दो चार्ज लिए, एक ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ओके, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है, Q2। तो Q दोनों नेगेटिव है, सेम नेचर के हैं, तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको क्या भेजेगा, दूर भेजेगा। ऐसे Q2 भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, अब पढ़ लेते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, फॉर अनलाइक चार्ज। अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, तो उनमें क्या होगा, F की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो लेस देन 0 होगी। ओके, और अगर दो लाइक चार्ज है, दोनों चार्ज क्या है, सेम है, तो क्या होगा, F की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, और तीसरा पॉइंट क्या है, कूलम्ब्स लॉ फॉलो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं।
स्टेटमेंट क्या था हमारा कि कुलाम्स लॉ फॉलो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमें पढ़ना है लॉ ऑफ सुपर पोजिशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमने कोई चार्ज क्यू कंसिडर किया, ओके, और यहाँ पे हमने 3 चार्ज कंसिडर किए, Q1, Q2 और Q3, ओके। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इन तीनों चार्ज के कारण इस पे कुछ फोर्स लगेगा। मान लिया ये फोर्स लगा रहा है इस पे F1, ये फोर्स लगा रहा है इस पे F2, ये फोर्स लगा रहा है इस पे F3, ओके। F1 फोर्स क्या है, Q चार्ज पे Q1 के कारण लगने वाला फोर्स, ओके। F2 क्या है, Q चार्ज पे Q2 के कारण लगने वाला फोर्स, और F3 क्या है, Q चार्ज पे Q3 के कारण लगने वाला फोर्स। तो अगर माने इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है F, तो F इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। ये क्या है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब Q पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं पास के चार्ज के कारण, उन सबको ऐड कर दो टोटल फोर्स निकालने के लिए Q पे। ये होता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। कुलाम्स लॉ इसको फॉलो करता है, ओके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस पढ़ लेते हैं। चार्ज 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है, पॉइंट चार्ज। हम EFT में चार्जेस 4 टाइप के पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पॉइंट चार्ज। अगर कोई चार्ज पॉइंट की फॉर्म में हो, जैसे ये हो गया पॉइंट की फॉर्म में है, ये हो गया, ओके। तो ये सब क्या है, पॉइंट चार्ज। इसे हम कहेंगे पॉइंट चार्ज। अगर कोई चार्ज पॉइंट की फॉर्म में हो तो उसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इफ़ द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज वेरी वेरी लेस देन इट्स सराउंडिंग देन इट नोन एज पॉइंट चार्ज। जैसे इसका डायमेंशन है और इसके सराउंडिंग के तुलना में ये क्या है, बहुत कम है, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस देखो तो काफ़ी बड़ी है, इसका डायमेंशन क्या छोटा सा है, तो इसको हम एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा पॉइंट चार्ज। आपको याद रखना है कितने तरह के होते हैं, ये आगे काम आएंगे, ओके। पहला हो गया पॉइंट चार्ज। दूसरा क्या होता है, लाइन चार्ज। दूसरा क्या है, लाइन चार्ज, ओके। लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज क्या होगा, अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वन डायमेंशनल एक्सिस में, मतलब किसी लाइन के क्रॉस अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक ही दिशा में, एक ही डायमेंशन में, तो उसे बोलेंगे लाइन चार्ज। जैसे ये मान लो कोई लाइन है, ओके, और इस पे चार्ज है, ओके। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लाइन चार्ज का। लाइन चार्ज का एग्जांपल हो गया। ये क्या होता है, वन डायमेंशनल, किसी एक एक्सिस के क्रॉस होता है, तो उसे बोलेंगे लाइन चार्ज, ओके। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल रोड हो गई, हमने रोड रखी है एक्सिस के क्रॉस, तो उस पर कोई चार्ज होगा ना, तो वो लाइन चार्ज में कंसिडर होगा, ओके। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी, ओके। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो एल। अब हमें क्या करना है, चार्ज की डेंसिटी निकालनी है, तो चार्ज मतलब Q, और किसके क्रॉस निकालनी है, लाइन के क्रॉस निकालनी है, तो डिवाइड बाय लाइन, ओके। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर। ये फॉर्मूला हो गया लाइन चार्ज डेंसिटी का, रो एल इक्वल टू dQ अपॉन dl कूलम पर मीटर, ओके। डेंसिटी क्या होती है, एक पार्टिकुलर एरिया में कितना है उसका वॉल्यूम, या वॉल्यूम में या लेंथ पे कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो यूनिट मीटर पे कितना चार्ज है वो क्या होता है, डेंसिटी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, रो एल इक्वल टू dQ अपॉन dl,
ओके, हमने पढ़ लिया पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, अब पढ़ेंगे सरफेस चार्ज, फिर पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज। सरफेस चार्ज, सर जैसे लाइन चार्ज क्या था, वन डायमेंशनल, किसी एक एक्सिस के क्रॉस था ना, वैसे सरफेस चार्ज क्या होता है, अगर कोई चार्ज टू डायमेंशनल में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज। फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या तीनों एक्सिस है, ओके, इसको मान लिया मैंने एक्स, इसको मान लिया वाई और इसको मान लिया जेड। ओके, तो ये प्लेन है, अगर इसमें चार्ज क्या है, एक्स जेड प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज। फॉर एग्जांपल सर्कुलर डिस्क हो गई, इन्फिनिट प्लेन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, सरफेस चार्ज के। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे रो एस, एस यहाँ पे क्या है, सरफेस। ओके, वही हमें क्या है, चार्ज निकालना है और सरफेस है तो इसमें क्या करेंगे, एरिया कंसिडर करेंगे, तो चार्ज बाय एरिया। ओके, इसकी यूनिट हो गई कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज में क्या होगा, अगर चार्ज 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डायमेंशनल एक्सिस देन इट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज। ओके, जैसे ये मान लो हमारा कोई सिलेंडर है, ओके, ये 3 डायमेंशनल एक्सिस में रखा हुआ है, इस पर अगर चार्ज को कंसिडर करें तो किस में आएगा, वॉल्यूम चार्ज में, वॉल्यूम चार्ज में कंसिडर होगा। ओके, अब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो वी, क्या होगा, चार्ज पर वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज बढ़ रहे हैं तो हमें क्या निकलना पड़ेगा, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेड्थ। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी, यूनिट क्या होगी, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। ओके, हमने अब चार्ज पढ़ लिए, 4 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं अब क्या होता है। ये मान लिया हमने, क्या है हमारा, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों तरफ क्या होती है, इमेजिनरी लाइनें हम कंसिडर करते हैं। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटर, बाहर की तरफ, और नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ। ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स होती है ना, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स। ओके, और अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो हम गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो यही होती है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, इसके कारण क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और दूसरे चार्ज पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसके कारण ही लगता है। इन लाइंस के कारण ही क्या होता है, ये चार्ज दूसरे चार्ज को फोर्स अप्लाई करता है। ओके, अब इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स। जैसे अभी हमने देखा था, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। जैसे हमने देखा था, ये चार्ज है, इसके चारों तरफ ये लाइनें होती है ना, इनको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। ओके, सेकंड पॉइंट, इसको हम साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी कूलाम होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम साइज से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट भी क्या होती है, कूलाम होती है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करती है चार्ज पे। चार्ज पे क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर चार्ज जितना हाई होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, लाइनें होगी और उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ओके, उतनी ज़्यादा लाइन होगी और जितनी ज़्यादा लाइन्स होगी, ये इमेजिनरी लाइन्स होगी, तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ये हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले एक नोट लिखिए कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ही क्या करती है, उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगाती है। जैसे ये पिछला एग्जांपल है, जैसे हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रखा था और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज रखा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या होती है, ऐसे निकलेगी। ओके, और नेगेटिव चार्ज इसमें क्या होती है, अंदर की तरफ आती है, तो ये लाइंस इसमें एंटर करेगी। ओके, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इस इलेक्ट्रिक लाइन्स के कारण ही क्या होता है, दोनों में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये लाइन्स क्या होती है, आगे इंटरेक्ट करती है और उसके कारण ये अब इन दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, उस पॉइंट से का यही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स ओनली कोज फॉर अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है ना, वो किसकी वजह से लगता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण एग्जिस्ट करता है फोर्स। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन लीव्स नॉर्मली। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है ना, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड। लीव्स नॉर्मली का मतलब ये बाहर की तरफ जाएगी, चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगी। जैसे प्लस है तो ये क्या बाहर की तरफ निकल रही है, इसका मतलब यही है। और हम मानते हैं कि ये लाइनें क्या जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अगर आसपास कोई चार्ज नहीं है ना, तो ये इन्फिनिटी तरफ जा रही है, ऐसे कंसिडर किया जाता है। और दूसरी तरफ ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो क्या होता है, उसमें अंदर की तरफ आती है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स मानते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही है और क्या होती है, सरफेस पे नॉर्मली परपेंडिकुलर आती है। कहने का मतलब ये है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है ना, इस पे परपेंडिकुलर ही आती है। और ये मानते हैं कि ये लाइंस क्या हो रही है, इन्फिनिटी से आ रही है और इसमें अंदर की तरफ आती है। पॉजिटिव में क्या होता है, इससे बाहर निकलती है और इन्फिनिटी पे जाती है। और नेगेटिव में क्या होता है, इन्फिनिटी से आती है और इसके अंदर आती है। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे ये पॉजिटिव है, ओके, इसमें क्या होती है, बाहर निकलती है और इसमें क्या होती है, अंदर की तरफ आती है। तो क्या कह सकते हैं, ये एज ए सोर्स वर्क कर रहा है। ओके,
और ये एज ए सिंक वर्क कर रहा है, ये एज सोर्स वर्क कर रहा है और ये एज ए सिंक वर्क कर रहा है। ओके, और इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग फील्ड बोलते हैं इसे, डाइवर्जिंग फील्ड। ये क्या है, डाइवर्जिंग नेचर का है, ये डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है मतलब इनको बाहर निकाल रहा है। और इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। ओके, इसमें क्या अंदर की तरफ आ रही है इसलिए इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग फील्ड, उसे बोलते हैं डाइवर्जिंग फील्ड। और ये एज ए सोर्स वर्क कर रही है और ये एज ए सिंक वर्क कर रही है। ओके, क्योंकि यहाँ से क्या बाहर निकल रही है, तो सोर्स से ही निकलती है, जैसे वोल्टेज सोर्स है तो उससे करंट निकलता है, तो वही बात यहाँ पे है, सोर्स है तो इनको बाहर निकाल रहा है और सिंक है तो इनको एब्सॉर्ब कर रहा है। ओके, अब ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स क्या होता है, साई डिवाइड बाय एरिया, और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो डी क्या हो गया, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय टोटल एरिया। ओके, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो हमने कोई चार्ज लिया, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई 1 कूलम्ब का चार्ज रख देना तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, किसी चार्ज के फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, अगर उसमें कोई हम चार्ज रख देते हैं, यूनिट चार्ज रख देते हैं, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ओके, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये इसके चारों तरफ क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 1 कूलम्ब का पॉइंट चार्ज रख देते हैं और इसका चार्ज हमने क्या माना, Q है। ओके, इसका क्या है, 1 कूलम्ब है। तो इस चार्ज पे, इस चार्ज के कारण लगने वाला जो फोर्स है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस। या बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और हम इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। ओके, और इसकी वैल्यू हमने क्या ली है, 1 कूलम्ब। तो अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, चार्ज क्या होता है, 9 × 10⁹ Q इंटू स्मॉल q अपॉन d²। ये होता है फोर्स, इसमें हम स्मॉल q का डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हमने वैल्यू क्या ली है, 1। इसको 1 लिख दो या इनको आपस में कैंसिल आउट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, उसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q अपॉन d²।
AR कैप। ओके, न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट होती है। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है हमें, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमें पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस चार्ज के कारण, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस चार्ज के कारण। ओके, तो हम पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। पहले हम पॉइंट ए पे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई ए से। वो क्या होगी, ए पे लगने वाला फोर्स अपॉन ए का चार्ज। ओके, तो इससे क्या निकल के आएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ और ऊपर क्या होते हैं क्यू ए इंटू क्यू बी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। नीचे क्या है, क्यू ए, तो क्यू ए से क्यू ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्यू बी अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस जो मान लीजिए डी है। ओके, और ए आर कैप न्यूटन पर कूलम। तो ये की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू बी अपॉन डी स्क्वायर ए आर न्यूटन पर कूलम। ओके, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। अब बी पे निकाल लेते हैं, तो वो क्या आएगी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैसे, ई बी से। तो वो क्या निकल के आएगी, वैसे ही एफ बी अपॉन क्यू बी। ओके, उस पर लगने वाला फोर्स, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स एंड क्यू बी। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू बी से क्यू बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्यू ए अपॉन डी स्क्वायर। ओके, और न्यूटन पर कूलम। ये फॉर्मूला निकल के आए। अगर ए पॉइंट में निकालना है तो ऊपर क्या आएगा, दूसरे वाला चार्ज, और बी पॉइंट में निकालना है तो ऊपर क्या आएगा, दूसरे वाला चार्ज। ओके, अब हम 3 इंपॉर्टेंट केस पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एग्जाम में। पहला केस क्या है, हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया। ओके, और इस पे चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है उस पर। ओके, तो हमने एक पॉइंट, तो क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। उसमें हमने मान लिया एक पॉइंट क्या है, पी। ओके, स्फीयर के बाहर एक पॉइंट क्या है, पी। तो हमें पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें। ओके, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड स्फीयर। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज कितना है इस पर, क्यू अपॉन इस पॉइंट की, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी सेंटर से दूरी, वो क्या है, आर स्क्वायर न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये हो गया स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। ये आउटसाइड इक्वल टू 9 इंटू 9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डायरेक्शन। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम स्फीयर पे सरफेस पे पॉइंट लेते हैं पी, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। अब हमें सरफेस पे निकालना है, तो क्या होगा, ई सरफेस इक्वल टू, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी वही फॉर्मूला होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू अपॉन
अब देखो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी क्या है, स्मॉल आर, तो डिवाइड में क्या आएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर ए आर कैप न्यूटन पर कूलम। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं तीसरे केस में, हम अंदर कोई पॉइंट लेते हैं पी स्फीयर के, ओके, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ओके, इनसाइड ए स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो ये तीनों केस समझ लिया हमने। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।